हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। प्यारे साथियों, आज मेरे दोस्त हमारा दो कक्षा है, यानी कि आज हमारी दो कक्षाएं हैं। आप कहोगे भैया जी कौन कौन से समय पर हैं हमारी दो कक्षाएं? एक कक्षा का समय है मेरे दोस्त आपका सुबह के 8 बजे, और एक कक्षा का समय है हमारा 10 बजे। तो प्यारे साथियों, ये कक्षा हमारी शुरू हो गई है, जिसके कारण हम बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथी अपने दिमाग में बसाएंगे और अपने दिमाग में लगाएंगे, और अच्छे से मेरे दोस्त क्या करेंगे, मेहनत करते चलेंगे। तो सभी साथियों को प्रणाम है, सभी का स्वागत है। आज मेरे दोस्त हमारा जो है दूसरी कक्षा वर्णमाला की है। आपने देखा भी होगा, शेड्यूल हो चुकी है, शेड्यूल हो चुकी होगी दो कक्षा आपकी एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है जी। भक्ति काल हमारा जो लगभग था मेरे दोस्त, जितना उसमें एग्जाम से संबंधित था, परीक्षा से संबंधित था, वो सब मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। बाकी आगे अगर कुछ नया देने की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है जी। तो चलिएगा मेरे दोस्त, अपने रीतिकाल के टॉपिक की ओर चलते हैं। रीतिकाल की समय अवधि क्या है और क्या है रीतिकाल? देखिए, रीतिकाल को हम कहते हैं उत्तर मध्य काल। आप दिमाग में बसाइएगा मेरे वीरों, रीतिकाल को हम क्या कहते हैं वीरों? उत्तर मध्य काल हम रीतिकाल को कहते हैं। इसकी समयावधि मेरे दोस्त जो 1700 से 1900 विक्रम संवत, ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। और एक बात का और ध्यान देना आप सभी विद्यार्थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही मेरे दोस्त परीक्षा में भी मान्यता दी जाती है। ठीक है जी वीरो, इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी जी, आ गई होगी बिल्कुल। अब देखिए, रीतिकाल का जो वर्गीकरण मेरे वीरो किया गया है वो तीन प्रकार से किया गया। एक किया गया रीति सिद्ध काव्य धारा, जिसके कवि माने जाते हैं बिहारी जी। और एक मेरे दोस्त आप लोगों का रीतिबद्ध काव्य धारा है। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं चिंतामणि, केशवदास, मतीराम सेनापति जी। ठीक है। शकुंतला आदि काल समझ में आ गया, लेकिन भक्ति काल थोड़ा बहुत कम समझ में। देखो मेरी बात सुनो, जिस प्रकार से आदिकाल है उसी प्रकार से भक्ति काल, बस इतना कह सकते हो, आदिकाल से बड़ा है भक्ति काल। बात समझ में आ रही है नहीं? तो बस आपको जो चीजें समझने वाली हैं उसको समझिएगा, और आपको जो थ्योरी कराई है ना गुड़िया रानी, उसी से ही आपकी परिभाषा बनेगी, मतलब उसी से ही आपके प्रश्न बनेंगे, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि मैं देखो, कल शनिवार के दिन, परसों शनिवार के दिन, मैं आप लोगों को बता दूं कि परसों शनिवार के दिन जो है मैं आप लोगों को कराया हूं आदिकाल का टेस्ट। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन कराए ना वो सब आपके प्रीवियस ईयर थे। ठीक है जी। तो आपके यही कहना था, आपका जो वचन था, आपका जो बोलना था, यूट्यूब पर लाइव बोल रहे थे आप में से ज्यादा बच्चे, कि सर जी जो आप ये क्वेश्चन करा रहे हो ना, ये हमने जो थ्योरी करी ना आदिकाल की, उसी से ही हमारे प्रश्न बन रहे हैं। तो भाई इससे ज्यादा क्या हो सकता है मेरे वीरों? इससे ज्यादा क्या हो सकता है मेरे वीरों? इससे ज्यादा क्या ही हो सकता। ठीक है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों, मेरे वीरों। ठीक है जी। क्लियर भी हो गई होगी इतनी बात एकदम बेहतर तरीके से। तो चलिएगा पहले इसको समझेंगे अच्छे से, क्या कह रहा है। देखिए सर, बहुत बढ़िया टेस्ट था सच में। चलो सर, व्याकरण भी शुरू, हाँ जी, 10 बजे से पीरो, 10 बजे से, 10 बजे से, 10 बजे से। ये है, कहाँ है? ये है, 10 बजे से व्याकरण है, 10 बजे से व्याकरण है। आज से ही शुरू, आज से ही शुरू। लेटेस्ट पढ़ेंगे, एकदम लेटेस्ट, जो वर्तमान में परिवर्तन हुए वो।
बात समझ में आ रही कि नहीं? भैया जी आदिकाल की वर्कशीट कब दोगी? देखो कब मिलेगी मेरे वीरो। आदिकाल की वर्कशीट अभी 2 दिन और समय लगेगा। मैं आपको सच्चाई बता देता हूं। देखिए अभी मेरी डेमो चल रही है यूपीएसआई में, तो उसके कारण आप लोगों का कंटेंट भी ढूंढना रहता है, जिसके कारण मेरी क्लास अब आज पता कितने बजे से शुरू है? 8 बजे से शुरू है, 12 बजे तक लगातार क्लासेस। उसके बाद फिर 1 घंटे का गैप है, फिर 2 बजे से फिर क्लास है। उसके बाद फिर मैं अगली कक्षा यानी कि कल की कक्षाओं की तैयारी करूंगा। और रात को मैं बता दूं प्यारे दोस्तों, रात चंद्र ग्रहण था, और आपको पता ही है सभी विद्यार्थियों को कि भाई चंद्र ग्रहण में जागते हैं, तो हमारी तरफ तो यही रिवाज है। तो मैं रात के 1:30 बजे तक जागता रहा 2 बज गए जागते जागते। 2 बजे मैं सोया था और फिर मैं 6 बजे उठ गया था ऑटोमेटिक। ठीक है, अलार्म भर के सोया था, 6 बजे उठ गया। तो ये समझिएगा नींद सबसे ज्यादा दिमाग में घुसी हुई है अभी। बात समझ में आ गई है ना? चलो एक बार और देख लेना उसको वीडियो, शकुंतला एक बार और देख लेना गुड़िया रानी उस वीडियो को, ठीक है? चलिए जी, यूट्यूब पर कराया था टेस्ट, यूट्यूब पर देखना, यूट्यूब पर देखना मेरे दोस्त। हाँ बिल्कुल चिंता मत करना। और हाँ, आपकी जो व्याकरण पढ़ाऊंगा उससे यूपीएसआई कवर हो जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। ठीक है, चलिए। रीति सिद्ध ये हो गया, रीतिबद्ध, और ये हो गया रीति मुक्त। रीति मुक्त घनानंद आलम बोधा ठाकुर ये कवि हैं। ठीक है जी, अब आगे देखिएगा मेरे दोस्त। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे, यानी कि रीतिकाल के जो कवि थे वो अधिकांश कवि कैसे थे मेरे दोस्त? वो दरबारी कवि थे। आगे दिया है अर्थात राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। मैंने कहा कि राजाओं के आश्रय में, राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीतिकाल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती थी। मेरे वीरों कौन से रस की प्रधानता रहती थी? श्रृंगार रस की प्रधानता मेरे दोस्त रहती थी, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो मेरे दोस्त रति होता है। बात समझ में आ गई? सैटरडे वाली क्लास का जो यूट्यूब पर हुई है उसका लिंक भेज दीजिए, मैंने भेज रखा है लिंक, उसका ऊपर चला गया होगा, एक बार और भेज दूंगा क्लास के बाद, चिंता ना करो। ठीक है जी। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। देखिए रीतिकालीन कवियों की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। उनका जो सर्वाधिक प्रिय छंद है वो सबया है। वो कौन सा था? वो सबया था, क्योंकि सबया में मेरे दोस्त कितने 22 से 26 वर्ण मेरे दोस्त होते हैं। इतना जल्दी से थम्स अप करके समझ में आ जाए तब मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको आगे बढ़ूंगा, फिर मैं आपके लिए आगे बढ़ूंगा। ठीक है भैया जी, एक बार इतना समझ में आ जाए तो थम्स अप करके आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक है, क्लियर हो गई? चलिए जी, अच्छी बात है, आगे देखेंगे। देखो बीरो, मैं कुछ चुनिंदा चीजें लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। इसमें दिया है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनसे संबंधित दरबार। कौन कहां के दरबार से संबंधित था? बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए क्या है। बिहारी की बात करूं जयपुर आमेर, चिंतामणि की बात करूं नागपुर, केशवदास ओरछा, भूषण पन्ना, भिकारीदास प्रतापगढ़ और अवध, बोधा पन्ना, कुलपति मिश्र जयपुर, देव पिहानी, मतीराम बूंदी, और रघुनाथ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? काशी। रघुनाथ क्या हो जाएगा मेरे वीर? काशी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। इतना करने के बाद फिर बताना, आगे बढ़ूंगा। इतना करने के बाद दरबार है, ये ध्यान रखना कौन किस दरबार से संबंधित थे, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, पंकज कह रहे हैं 10 बजे व्याकरण जो चलेगी वो किस पर चलेगी? ऐप पर चलेगी, आपकी ऐप पर चलेगी, यूट्यूब पर नहीं चलेगी, ऐप पर चलेगी। यूट्यूब पर क्या काम भाई अब?
अरे पैसा तो खर्च आपने किया है ना। यूट्यूब पे तो डेमो है। जिसको डेमो देखनी है, डेमो देख करके जिसको पूरा कोर्स पढ़ना है, वो आप एप्लीकेशन पे मूव हो सकता है कि नहीं। वरना तो यूट्यूब पर तो ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। बस यूट्यूब पर एप्लीकेशन पर पढ़ने में इतना ही अंतर होता वीरो, कि यूट्यूब पर हमें कमेंट्स का डिस्टरबेंस मिलता है सबसे ज्यादा। ठीक है। राजा का नाम अलग से दूंगा। कौन किस दरबारी मतलब कौन कौन किस राजा के दरबारी कवि थे, वो मैं अलग से दूंगा। वो मैं अलग से दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है। देखो आगे। रीतिकाल की प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। रीतिकाल की जो प्रमुख कवि हैं मेरे दोस्त और उनकी रचनाएं हैं, उसको ध्यानपूर्वक हमें समझना है। ठीक है। चलिए। देखो, जो आप पूछ रहे हो ना भैया जी, कौन किस राजा के दरबारी कवि थे, ये रे देखो, केशवदास, इंद्रजीत, ओरछा, नरेश के भाई। ये दिया ना कि प्रमुख कवियों का राजाश्रय, यानी कि कौन से राजा के आश्रित थे, कौन से राजा पर आश्रित थे, ये देख सकते हो, सब मैंने दिया है। आप निश्चिंत रहें, आपका ये भाई आपके लिए जितना भरसक प्रयास होगा वो किएगा, वो किया जाएगा, वो किया जाएगा। आप चिंता ना करें। ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई। चलिए, अब देखो कैसे। आगे दिया बिहारी। बिहारी जो है मेरे दोस्त, बिहारी सतसई है इनकी रचना। और ये बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखी हुई है। और ये बिहारी सतसई में मेरे दोस्त 719 दोहों से मिलकर बनी हुई है। खाली सतसई में मेरे दोस्त, सतसई के लिए एक क्वेश्चन आता है, समास में व्याकरण में पूछ लिया जाता कि सतसई में कौन सा समास है। तो मैं आपको बता दूं, इसका समास विग्रह होगा 700 दोहों का समूह। किसमें? 700 दोहों का समूह द्विगु समास के अंतर्गत आएगा ये। किसमें जाएगा ये जाएगा द्विगु समास के अंतर्गत, इसमें जाएगा ये। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई वीर? ठीक है। ज्योति चौरसिया पूछ रहे हैं, भैया जी रीति सिद्ध और रीति बद्ध किसे कहते हैं? गुड़िया रानी, अभी मैंने शुरू किया रीति काल, अभी मैंने शुरू किया है। थोड़ा सा धैर्य रख लो बस, थोड़ा सा। और हाँ, एक और चीज बताऊं, प्रत्येक कवि ने हर एक काल को अलग अलग वो दी है संज्ञा। किसी ने कुछ नाम, किसी के मन अनुसार कुछ सन माना है, किसी के अनुसार कुछ सन माना, सब इकट्ठा कर लाया हूं रीतिकाल का। ऐसे ही धीरे धीरे करके खोजबीन में उसकी भी कर रहा हूं, भक्ति काल की, कि और कवियों ने क्या क्या दिया है। जैसे ही मिलता है तुरंत आप लोगों के पास, जैसे ही आदिकाल का मिलता है वो मैं आपको तुरंत उसका भी उपलब्ध करा दूंगा। निश्चिंत रहना, क्योंकि इसका मुझे मिल गया, इस पर मुझे सर्च करने के लिए ज्यादा समय मिल गया। ठीक है ना? चलिए, अब देखो। चिंतामणि, कविकुल, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, रस विलास, मतिराम, ललित ललाम, ये रसराज, अलंकार, पंचासिका। ठीक है जी। आगे भिखारी दास की बात करूं, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, नामकोश, अमरकोश, छंदार्णव, पिंगल और शतरंज सतीका। जसवंत सिंह की बात करूं, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास। भूषण की बात करूं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रशाल दशक। फटाफट यहां तक दिमाग में बैठ गया हो तो थम्सअप कर दो। फटाफट दिमाग में बैठ गया हो यहां तक तो थम्सअप कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
क्या है रंजना, एक कंफ्यूजन बताइए, जो कंफ्यूजन है वो दूर करेंगे आगे। कवि और उनकी रचनाएं, अभी वही चल रहा रीतिकाल, अभी वही चल रहा है। पद्माकर, पद्माभरण, पदमभरण, जग विनोद, गंगा लहरी और प्रबोध पचासा। हाँ, आरओ के लिए भी काम करेगी बिल्कुल। यूपी पीजीटी टीजीटी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है। पुरुष परीक्षा के कवि, आपने खुसरो बताए हैं। पुरुष परीक्षा, हमने विद्यापति पढ़ा है। देखो रंजना, ऐसा नहीं है गुड़िया रानी के एक रचना के एक ही कवि होते हैं। देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं लेकर के आ रहा हूं, सब मैं बुकों का दे रहा हूं। जो अन्य कवियों ने, जो पीएचडी किए हुए हैं, जो नेट और कई कई बार नेट क्वालिफाई किए हुए हैं, उनका सबका संकलन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। ठीक है। आप कह रही हो कि पुरुष परीक्षा, अगर ऐसा है तो मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा और मैं आपको बता दूंगा। अगर त्रुटि हुई है मुझसे तो मैं उसको बताऊंगा आपको कि हाँ मुझसे त्रुटि हुई है। अगर वो सही है तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। पुरुष परीक्षा आपने पूछा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। केशवदास, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बाबनी, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? देखो, ये जो सतसई है, देखो हर कवि ने अलग अलग मत माने हैं। जो 700 माने, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के 700 दोहों से मिलकर मानी है। बात समझ में आ गई क्या ना? और इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि जो जगन्नाथ रत्नाकर है, उन्होंने 719 माने हैं। लेकिन सॉरी, 719 नहीं, 713 माने हैं जगन्नाथ रत्नाकर ने। तो हर एक कवि ने अलग अलग माने। लेकिन कुल अगर पूछे कि बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या कितनी है, तो आपको 719 ही लगाने हैं। ध्यान रखना, ये ऑथेंटिक है। ठीक है जी। आगे देखो, दूल्हे कविकुल कंठा भरण। दूल्हे क्या है? कविकुल कंठा भरण। ठीक है। गुरुदेव, आपने पुरुष परीक्षा विद्यापति की ही बताई थी, पवन कुमार कह रहे हैं। देखो, पवन कुमार कह रहे हैं गुड़िया रानी कि पुरुष परीक्षा विद्यापति की ही बताई थी। अगर ऐसा है ना, तो इसका मुझे फोटो लेकर के शाम को टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना। अगर गलत लिखा हुआ है तो मैं उसको सही करा दूंगा, अगर सही लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, हो सकता गुड़िया को मतलब दिक्कत, मतलब नहीं देख पाई हो वो वहां तक। क्या पता हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, हमें देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत वाली बात ना है। पोधा, विरह बागीस और इशकनामा, घनानंद सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, प्रीति पाबस। अब कमेंट्स करनी बंद कर दो आराम से, कमेंट्स करनी बंद कर दो आराम से। ठीक है, ध्यान रखो। इस्कलता, पदावली, सुजान सागर, घनानंद कवित, सुजान शतक, सुंदरी सतिलक और कोकशार और बिरह लीला। अगर ऐसा दे रखा है पुरुष पुरुष परीक्षा जो है, पुरुष परीक्षा अगर विद्यापति की है और वो गलत उसमें लिख रही है, तो आप उसको संशोधन करके विद्यापति कर लो। लो, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चिंता ना करो। ठीक, चलिए। प्रिया मिश्रा कह रही कि सर आपने सही कराया। देखो, मैंने सही कराया तो आप उसको सही कर लेना। आगे देखो, देव, प्रेम तरंग, भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी विलास, कुशल विलास, देव शतक, राधिका विलास, सुख सागर, जाति विलास, अष्टयाम और मेरे दोस्त रस विलास। ये सबसे ज्यादा आता अष्टयाम वाला। एक बार थम्सअप कर दो जल्दी से, एक बार थम्सअप कर दो जल्दी से यहां तक।
सही है? बात समझ में आ गई? ठीक है। देखो, देखो भाई, इश्क लता घनानंद की है। यहां देखो, इश्क लता घनानंद की है। बात समझ में आ गई है ना? और इसक नामा जो है वो बोधा की है। इन दोनों में भी अंतर है, ये बात का भी ध्यान रखना। ठीक है? बात समझ में आ गई क्या ना? हाथ से लिख करके पढ़ाते अच्छा समझ में आ जाता गुंजन। देखो गुड़िया रानी, जहां मुझे आवश्यकता पड़ती है हाथ से लिख करके लाने की, तो मैं हाथ से लिखता हूं। ये भी मैं, ये समझ लो कि ये भी मैं टाइप ही करवाता हूं खुद, अपने आप बैठ करके कुछ अपने आप भी टाइप करता हूं खुद अपने हाथ से। दूसरी चीज, अगर गुड़िया रानी मैं हाथ से लिख करके पढ़ाने लगा ना आपको ये साहित्य, तो रानी जीवन में पूरा नहीं होने का। हो सकता दूसरी भर्ती आ जाए और आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा ना हो। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि एक दिन में हमारी 2 घंटे क्लास चली, 1 घंटे मैंने अभी व्याकरण को भी बांट दिया, जिससे आपका व्याकरण का आधा सिलेबस हो जाएगा। तो आप अगर किसी और अन्य परीक्षा की तैयारी भी करते जिसमें व्याकरण आ जाती, तो आपको वहां से सहारा मिल जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए मैं व्याकरण शुरू कर रहा हूं। बाकी आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। ठीक है? हाथ से लिखूं या पीडीएफ से पढ़ाऊं, देखो पीडीएफ से पढ़ाने का इतना अंतर होता कि पीडीएफ से हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरों को भी कह रहा हूं। कोई भी व्यक्ति अगर साहित्य को हाथ से लिख करके पढ़ाएगा तो वो पूरा नहीं कर सकता। कम से कम 1 महीना एक काल में लगेगा, ये बात ध्यान रख लेना। ये कह सकते हो कि आप अपने हाथ से लिख करके उसको तैयार कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक पीडीएफ होगी, उस पीडीएफ के द्वारा आप उसको कर सकते हो। ठीक है? मैं टारगेट आप लोगों का सिलेबस का पता क्या लेकर के चल रहा हूं? जो आपका बताया जा रहा है कि चल रही है कि इस में इसमें पेपर होगा, उसमें पेपर होगा, नवंबर के लास्ट में पेपर होगा, तो मैं उसको टारगेट बना करके चल रहा हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूं, ये बात का ध्यान रखो। ठीक है? और जैसे ही मेरा व्याकरण का जो टॉपिक है, मतलब व्याकरण जो है मेरी जैसे ही पूरी होगी आधी से ज्यादा, तब मैं फिर 10 बजे से फिर दोबारा साहित्य शुरू कर दूंगा। ठीक है? तो ध्यान रखना। आगे, रीतिकाल के प्रवर्तक। रीतिकाल के कौन मेरे दोस्त? प्रवर्तक। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है भैया? अब देखिए, रीतिकाल का जो रीति काव्य का जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाए, ये मतभेद था मेरे दोस्त। लेकिन ये मतभेद दूर कब हुआ? जब जब मेरे दोस्त क्या हुआ, केशवदास अथवा चिंतामणि त्रिपाठी को यह एक प्रश्न विवादास्पद है, यानी कि ये प्रश्न जो है एक विवाद में है। ये प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? विवाद में है। ठीक है? अब एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि विवाद यह है कि इस संबंध में 2 प्रकार के मत हैं। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इससे संबंधित, रीतिकाल से। तो रीतिकाल का जो प्रवर्तक माना जाता है वो किसे माना जाए, इस बात पर क्या है, विवाद है। केशव दास को माना जाए या फिर चिंतामणि त्रिपाठी जी को माना जाए, इस बात पर, इस संबंध में 2 प्रकार का दो भद है, मतभेद है। अब हर एक कवि ने अपने अपने अनुसार माना है। देखिए क्या, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र प्रभृति विद्वान केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। किसको मानते हैं भैया जी? केशव दास को। कौन कौन मानते हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र। ध्यान रखना। समझ में आई वीर? आगे देखो, आपको पता मैं साथ साथ क्या कर रहा हूं, साथ साथ नाश्ता भी कर रहा हूं क्लास के साथ साथ। जब मैं कह देता हूं ना आप लोगों से कि आप लोग एक बार नजर मारो, एक बार जब पूरा हो जाती है एक स्लाइड, तो मैं थोड़ी सी 1-2 मिनट को जाता हूं। तो वो रखी चावल की बिरयानी बनी हुई, उसमें 2-3 चम्मच खा करके तुरंत इधर आ जाता हूँ। ये समझ लो कि नाश्ता भी साथों साथ चले करेगा मेरा, अब तुम्हारे, ये समझ लो।
कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता कि चाय चाय पीता हूँ बस खत्म, बाकी कुछ नहीं। 12 बजे तक लगातार क्लास है ना, तो इसलिए। आगे देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप लोग भी खा लो। आप कहोगे हमने पूछा, आप भी खाओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय जो है वो किसको देते हैं? वो केशव दास को न देकर के चिंतामणि त्रिपाठी को देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव दास को न देकर के किसको दे रहे हैं? चिंतामणि त्रिपाठी जी को दे रहे हैं। किसका श्रेय मेरे दोस्त? इसके प्रवर्तक का श्रेय। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की समझ में आई है ना मेरे दोस्त? इसका जवाब दो। इतनी बात मेरे दोस्त सभी प्यारे साथियों की समझ में आ रही है ना? बताओ। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त? सर जी आप बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे देखो मेरे दोस्तों, आगे। और हाँ, एक और चीज मैं बतानी भूल गया आप लोगों को, मैं आपकी कुछ ट्रिकों पे भी काम कर रहा हूं। आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की, कुछ ट्रिकों पे भी। यानी कि कुछ आपका जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं ना, उस टॉपिक को मैं रिवाइज कैसे कराऊं, ठीक है, उसके लिए मैं आपका उस पे भी काम कर रहा हूं कि इसके लिए मैं 10-10 मिनट की वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, मुहैया कराऊंगा। ठीक है, जैसे ही वीडियो वो मेरी डल जाए करेगी, मतलब पब्लिक हो जाए करेगी, तुरंत आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं उसका लिंक डाला करूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए, जैसे आप बैच को लिया था वहीं से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ोगे आप, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गई वीरो? अच्छे से। सर आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप किसी भी बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होने देते कि आप उनका सम्मान नहीं कर रहे भाई। सम्मान, मान सम्मान तो आपसे ही है। अब कुछ आप में से ऐसे भी हैं कि जो मुझसे बहुत ही बड़े, और कुछ में से ऐसे भी हैं कि जो मुझसे, मतलब मैं उनसे बहुत छोटा हूं। बस ये है कि कलम हाथ में आ गई है, इतना कह सकते हो, है ना। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं कि अभी मेरी तो कुछ की तो बहुत साल हो गए शादी हुए हुए, हमारी तो भैया अभी अभी हुई है, बिल्कुल 15 फरवरी 2025 में शादी हुई है हमारी। चलिए आगे देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ, ग्रंथ का नाम है इनके हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, सबसे ज्यादा जो हस्तक्षेप किया है साहित्य में वो किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। आप जानते हैं इस बात को? जानते होंगे, ठीक है। इन्होंने लिखा कि इसमें संदेह नहीं है कि काव्य कृति का समयक समावेश पहले पहल आचार्य केशवदास ने किया। ये कहा किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद अपने ग्रंथ में कहा था। खुद अपने ग्रंथ में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि जो समयक समावेश किया था पहले पहल, पहले पहले, तो वो किसने किया था? आचार्य केशवदास ने किया था। लेकिन केशव के 50 वर्षों के पश्चात, केशवदास के 50 वर्षों के पश्चात रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही, और वह भी केशव के भिन्न आदर्श को लेकर के, यानी कि केशवदास के और इनके दोनों के अलग अलग मेरे दोस्त भिन्न आदेश को लेकर के, उसको लेकर के है। बात समझ में आ गई? आगे दिया है, अतः रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना जाना चाहिए। किसके अनुसार है मेरे वीरो? यह है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। वो प्ले लिस्ट में बनवा दूंगा जब मैं ट्रिक कराऊंगा, चिंता मत करो। और ऐसा मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मैंने मतलब सभी प्रत्येक अध्यापक को ये मतलब दिया गया है निर्देश, अंकित सर की तरफ से भी, बाकी टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी, कि आप अपने सब्जेक्ट के लिए जितना शॉर्ट टेक के माध्यम से, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ला सकते हो, आप लेकर के आइएगा। ठीक है जी, इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। यहां तक थम्स अप कर दो जल्दी से, एकदम बेहतरीन तरीके से।
गुरुजी दूसरे पॉइंट को दोबारा से बताएं। ठीक है भैया, देख लीजिएगा। देखो, पहला वाला है डॉक्टर श्याम सुंदर दास और नगेंद्र के अनुसार केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति परंपरा के प्रवर्तक का जो श्रेय दिया है वो केशव दास को ना देकर के चिंतामणि त्रिपाठी को दिया है। चिंतामणि त्रिपाठी को दिया है। बात समझ में आ गई? यहां जो दिया है देखो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक का श्रेय केशव दास को न देकर, केशव दास को नहीं दिया, किसको दिया है? चिंतामणि को। वही बात नीचे एक्सप्लेन की गई है बढ़िया करके। बात समझ में आ गई क्या ना? वही बात मेरे दोस्त नीचे एक्सप्लेन की गई है। वो नीचे एक्सप्लेन क्या की गई है देखिएगा। इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा, इनका ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने खुद अपने ग्रंथ में स्वीकारा है और बोला भी है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है। किस बात में? कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि काव्य रीति का जो समयक समावेश किया है वो सबसे पहले आचार्य केशव दास ने किया है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जो केशव दास हैं वो 50 वर्षों के पश्चात रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा जो है, केशव दास ने 50 वर्षों तक किया। 50 वर्ष के पश्चात कौन आ गए? रीति ग्रंथों की जो अखंड परंपरा है चिंतामणि के द्वारा मेरे दोस्त चिंतामणि त्रिपाठी से चली है। यानी कि इनकी जो परंपरा है वो किसके द्वारा चली है? चिंतामणि के द्वारा चली। इनके ही ग्रंथ में कहा गई है ये वाली बात। तो वह भी केशव दास के भिन्न आदर्श को लेकर के, यानी कि केशव दास के अलग मत थे, उनके अलग मत थे, इनके चिंतामणि के अलग मत थे। दोनों के आदर्श अलग अलग थे, दोनों का सुझाव, दोनों का मत अलग अलग थे। बात समझ में आ गई क्या ना? तो मेरे दोस्त मैं अगर बात करूं तो यहां पर बात कही जा रही है तो रीति काल का जो आरंभ है वो चिंतामणि त्रिपाठी से मानना चाहिए। ये मत दिया है उन्होंने। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है मत। अब बताओ किसकी बात समझ में ना आई इतनी सी? अब बताओ किसकी बात समझ में ना आई किसी की? फटाफट बताओ। अब बताओ मेरे दोस्त किस विद्यार्थी की बात समझ में ना आई? फटाफट बताओ, हम सब करके जल्दी से। अब बताओ प्यारे दोस्तों, थम्स अप करके कि इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? फटाफट बताओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। रंगीलाल मेरे वीर बताओ, समझ में आया नहीं अब फैक्ट जो डाला है? चलिएगा आगे देखो। हाँ, आज ग्रामर की क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए जी आगे देखो। रीतिकाल के नामकरण की समस्या की अगर मैं बात करता हूं, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल अभी तक जो पढ़े थे हम लोगों ने 3 पढ़ लिए होंगे, या कुछ लोगों ने 4 रीतिकाल के नामकरण को पढ़ लिया होगा, ठीक है, या 5 पढ़ लिए होंगे। लेकिन अधिकतर जो नॉर्मल बुकें आती हैं उनमें सब में रीतिकाल के जो नामकरण हैं वो मेरे दोस्त बहुत कम कम दे रखे हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख करके अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब देखो कैसे बढ़ना चाहिए, यहां देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी कि रीतिकाल के नामकरण की अगर मैं बात करूं तो 70वीं विक्रम संवत से 19वीं विक्रम संवत इसका नामकरण है। दृष्टि से मतभेदों के अनुसार कुछ विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर इसके नामांकित नामकरण दिए हैं। जैसे श्रृंगार काल की अगर मैं बात करूं तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास सरीखे विद्वानों ने श्रृंगार काल की प्रधानता के आधार पर
उत्तर मध्यकाल के लिए श्रृंगार काल नामकरण किया है। यानी कि मैंने कहा आप लोगों से पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास सरीखे। सरीखे का मतलब ये भी होता है मेरे दोस्त कि जो एक प्रकार से मैं कह दूं कि एक प्रकार से मैं क्या कह दूं, सरीखे सरीखे जैसे राम के राम भरत सरीखा भाई मिलना मुश्किल है। एक प्रकार से एक क्वेश्चन ग्रामर का बना हुआ है कि भरत के सदृश, भरत के जैसा भाई मिलना मुश्किल है, इस तरीके से दिया जाता है। तो आगे दिया है मेरे दोस्त, तो इस बात का ध्यान रखना है कि शुक्ल जी के मत का है, शुक्ल जी का मत है कि इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, यह नामकरण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस युग में श्रृंगार रस के अंगों का विशद विवेचन नहीं हुआ है। द्वितीय, इस नामकरण से वीर आदि अन्य रसों का बोध नहीं होता है। तृतीय जो है, इस नामकरण से समस्त रीतिवादी काव्य प्रवृत्तियों का भी बोध नहीं होता। मैं अगर बात करूं आप लोगों से कि श्रृंगार काल की, देखो मैं अगर बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से, यहां पर दिए हैं कवियों के नाम और इनके वो देखो ये दिए, देखो रीतिकाल की अगर मैं बात करूं, उत्तर मध्यकाल जिसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त रामचंद्र शुक्ल ने दिया। श्रृंगार काल की अगर मैं बात करूं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो सबसे शुरू में ही है, जो सबसे शुरू में ही है मेरे दोस्त, ठीक है। और रीति श्रृंगार युग किसने कहा, भगीरथ मिश्र ने। अलंकृत मध्यकाल या अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने कहा। कलाकाल किसने कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। ये राम नहीं, रमाशंकर कर देना इसको, रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को आगे मिलेगा, अभी और भी मिलेंगे मैं बताऊंगा, पहले पहले इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं जो जो मैंने बताया है। यहां देखिएगा, तो श्रृंगार काल किसने कहा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और डॉक्टर श्याम सुंदर दास सरीखे विद्वानों ने श्रृंगार काल की प्रधानता के आधार पर उत्तर मध्य काल के लिए श्रृंगार काल नामकरण इन्होंने किया है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, आ गई या ना मेरे दोस्त, बताओ अब बात। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। जो मान्यता दी जाती है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को ही दी जाती है। जो मान्यता दी जाती है मेरे दोस्त वो किसको दी जाती है, वो विश्वनाथ प्रसाद को ही मेरे दोस्त मान्यता दी जाती है। इतनी बात ध्यान में रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। अब आगे दिया है मेरे दोस्त, अलंकार काल किसने कहा। देखिए अलंकार काल इसको कहा था मिश्र बंधु ने। अलंकार काल किसने कहा इसको, इसको अलंकार काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु, जो तीन भैया हैं। आप कहोगे तीन भैया कौन कौन हैं मेरे दोस्त, गणेश बिहारी मिश्र है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और एक है सुखदेव बिहारी मिश्र। एक क्या है, सुखदेव, सुखदेव। तो ये तीन भैया हैं और तीनों के तीनों बिहारी मिश्र हैं। यानी कि मैंने एक साथ लिख दिया है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र मिश्र बंधु है। तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है किसको, रीति काल को। आई समझ में बात। आगे देखिएगा मेरे दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। उन्होंने यह नामकरण अलंकार ग्रंथों की प्रधानता के आधार पर किया है। यह नामकरण की भी उपयुक्त एवं सटीक नहीं है, व्याख्या दी है कुछ मतों के अनुसार, क्योंकि एक, इस नामकरण से इस काल की समस्त चेतना उद्भासित नहीं होती। इस युग की कविता में अलंकारों की प्रधानता है, किंतु अलंकार इस युग की कविता की आत्मा नहीं है। अलंकारों का सौधारण विवेचन भी संपूर्ण रूप से इस काल में नहीं हुआ है। लेकिन आपको अगर प्रश्न आएगा कि अलंकारकार कहने वाले कवि कौन थे, है ना, अलंकार काल कहने वाले कवि कौन थे, तो आपका जो उत्तर होगा वो यही होगा, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, बात समझ में आ गई है ना।
इसको मेरे दोस्त शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। तो जी4 आ जाएगा गणेश, S4 श्याम और S4 सुखदेव, अर्थात GSS, ऐसे करके याद कर सकते हो भैया। धीरे धीरे ही चल रहे हैं। उद्भासित का अर्थ होता है उत्पन्न, उत्पन्न को कहते हैं। बात समझ में आ गई। प्रत्येक काल का पूरा पीडीएफ, ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ प्रत्येक काल का करवाता चलूंगा, चिंता मत करो। कंबाइंड पीडीएफ करवाता चलूंगा मेरे दोस्त, चिंता मत करो आप। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। अब आगे बढ़ूं दोस्त, बताओ जल्दी से, फटाफट थम्स अप करके बताओ। इतना समझ में आया? आगे देखेंगे। इसके बाद है मेरे दोस्त कलाकाल। अब कलाकाल कहने वाले कवि कौन थे मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूंगा सिंपल सी भाषा में। कलाकाल कहने वाले थे मेरे दोस्त रमाशंकर शुक्ल रसाल। कौन थे मेरे दोस्त? रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये रहा। इन्होंने कहा था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इन्होंने कहा था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। इतनी बात बता दो जल्दी से, समझ में आ गई है ना फटाफट एकदम। वन लाइनर में भी आगे मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा फिर इसमें, वन लाइनर में भी। हाँ, व्याकरण की क्लास 10 बजे से होगी। जल्दी से थम्स अप करके बताओ। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब। जल्दी से मेरे दोस्त थम्स अप करके बताइएगा सभी मेरे प्यारे साथी। क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई सबकी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थम्स अप कर दो सब। बढ़ूं आगे? देखो आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त। आगे अन्य नामकरण अगर मैं बात करूं, इसमें मतभेद बताया भी है। देखो कुछ कुछ किस किसने क्या क्या कहा है। रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ नागरी प्रचारणी पत्रिका भाग 30 में रीतिकाल को नामवर सिंह ने दरबारी काव्य कहा है। देखो कितना बेहतरीन प्रश्न है। किसमें कहा है मेरे दोस्त ये?
ये कहा है मेरे दोस्त पत्रिका में। कौन सी? नागरी प्रचारणी जो पत्रिका है, इसके भाग 30 में, इसके भाग 30 में नामवर सिंह ने दरबारी काव्य कहा है रीतिकाल को। देखो नया प्रश्न मिला, मिला कि नहीं मिला बताओ। जबकि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य को 5 कालों में विभक्त किया था, सिद्ध सामंत युग, सूफी युग और भक्ति युग और दरबारी युग और नवजागरण युग। रीतिकाल को दरबारी युग कहा है। कुछ विद्वान मतलब राहुल सांकृत्यायन के आधार पर माना जाता है कि दरबारी युग जो कहा, दरबारी युग कहने वाले राहुल सांकृत्यायन, दरबारी काव्य कहने वाले मेरे दोस्त नामवर सिंह। इतनी बात बताओ समझ में आई है ना? ये मेरे दोस्त मतभेद भी समझ में आया नहीं? ये बताओ फटाफट जल्दी से थम्स अप करके। ये मतभेद भी मेरे दोस्त समझ में आया नहीं? आप सभी विद्यार्थियों को बताओ जल्दी से थम्स अप करके। फटाफट बताओ, इतना मतभेद भी समझ में आया नहीं? एकदम बेहतरीन तरीके से आया होगा समझ में। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत शानदार और बहुत ही गजब मेरे दोस्त। क्लियर? बहुत गजब, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आगे देखेंगे मेरे दोस्त। चलिए जी, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई होगी। हाँ, एक ने काव्य कहा, दरबारी काव्य, एक ने मेरे दोस्त राहुल सांकृत्यायन ने युग कहा, दरबारी युग। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसके बाद यह है नामकरण और यह है नामकरण कर्ता। एक तरफ है नामकरण और एक तरफ है नामकरण कर्ता। अब देखो क्या है नामकरण नामकरण कर्ता में, यहां देख लो। रीतिकाल, अगर मैं रीतिकाल की बात करता हूं तो रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया रीतिकाल। रीतिकाल जो नाम दिया है वो किसने दिया है मेरे दोस्त? रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। आगे व्याकरण 10 बजे होगी। श्रृंगार काल कहने वाले कवि का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। रीति श्रृंगार युग जिसने कहा वो कहा भगीरथ मिश्र ने। कलाकाल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। लेकिन अधिकतर जो आता है वो मेरे दोस्त रमाशंकर शुक्ल रसाल का नाम सर्वप्रथम आता है। इनको मान्यता सबसे ज्यादा दी जाती है। शास्त्रीय काल भी कहा है राम प्रसाद मिश्र ने। अपकर्ष काल भी कहा है रीतिकाल को गणपति चंद्र गुप्त ने। चारणी काल भी कहा है इफ ई के ने, इफ ई के, एफ ई के ने कहा है चारणी काल रीतिकाल को। अंधकार काल कहने वाले अर्थात दो उजालों के बीच एक अंधकार काल है, त्रिलोचन ने कहा। लालित्य युग इसको कहा सूर्यकांत शास्त्री ने। अलंकृत काल चतुर्सेन शास्त्री ने भी कहा। और अलंकृत काल यहां पर दिया है देखो, अलंकृत मध्यकाल, अलंकृत मध्यकाल जो कहा था वो मिश्र बंधु ने कहा था। ये अलग है, ये क्या है? ये अलंकृत काल है चतुर्सेन शास्त्री। अगर अलंकृत काल के नाम से पूछा जाएगा तो आपको इन दोनों में से एक ही विकल्प मिलेगा, या तो ये चतुर्सेन शास्त्री मिलेगा या फिर वो मिलेगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अलंकृत मध्यकाल वो है मिश्र बंधु। आगे हास काल कहा शंभुनाथ सिंह ने। और रीति शाखा काल कहा राम अवध द्विवेदी ने। संवर्धन काल कहा डॉक्टर राम खेलावन पांडे ने। साहित्य शास्त्रीय विकास काल कहा कमल कुलश्रेष्ठ ने। शरीर काल कहा दिनकर ने, है ना। क्षयग्रस्त काल कहा नगेंद्र ने। दरबारी काव्य कहा रामचंद्र शुक्ल ने। दरबारी काव्य किसने कहा?
रामचंद्र शुक्ल ने और दरबारी कहा राहुल सांकृत्यायन ने। मुझे लगा गलत टाइप हो गया, दिखा है ये है रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ नागरी प्रचारणी पत्रिका भाग 30 में। देखो, ये नाम रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है इसको, और रीतिकाल को नामवर सिंह ने दरबारी काव्य कहा। ये नामवर सिंह कर देना यहां, रामचंद्र शुक्ल या फिर मेरे दोस्त नामवर सिंह, दोनों नाम कर देना। पहले मैं वही लिख देता हूं, नामवर सिंह दरबारी काव्य, नामवर सिंह। अधिकतर नामवर सिंह ही आता है, क्योंकि सब बुकों में जो दे रखा है उसमें ये गलत टाइप हुआ है शायद, इसको नामवर सिंह ही कर देना बस तुम। लेकिन थ्योरी में दिया है ऐसा, ठीक है ना। क्या करेंगे, नामवर सिंह, क्योंकि नागरी प्रचारणी में साफ साफ सबूत दिया हमारे पास, ये रहा कि नागरी प्रचारणी पत्रिका भाग थी, मगर इनके रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ नागरी प्रचारणी पत्रिका भाग 30 में रीतिकाल को नामवर सिंह ने भी कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा, इस थ्योरी के अनुसार। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार, गलत तो है नहीं है एक थ्योरी, ये भी सही है, लेकिन दरबारी काव्य कहा है। ऑब्लिक में चाहो तो उसको लिख सकते हो, लेकिन अधिकतर जो मान्यता दोगे सबसे पहले वो नामवर सिंह को दोगे। अकॉर्डिंग टू उस थ्योरी इसका भी नाम आ सकता है रामचंद्र शुक्ल का, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने मेरे दोस्त उसको सबसे पहले ही रीतिकाल की संज्ञा दे रखी है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, दरबारी युग कहा था मेरे दोस्त किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। और ये मेरे दोस्त हर एक कवि के अनुसार किस कवि ने क्या मेरे दोस्त संज्ञा दी है, क्या इसका सन माना है, वो मेरे दोस्त मैं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष किया हूं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे की कक्षा जो पढ़ेंगे वो कल, दूसरी कक्षा मेरे दोस्त कल हम आगे शुरू करेंगे। इसके बाद आज कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि साहित्य जो है उसका रिवीजन अगर ना हो तो फिर बेकार है पढ़ना। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। रीतिकाल का जो मेरे दोस्त सीमांकन है, यानी कि समय सीमा है, उसको जो दर्शाता है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर गलत लग गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मैं बात करूं तो इसका विशेष ध्यान देना है। क्या है इनके लिए अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो इन्होंने 1700 से 1900 बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना बताया है मेरे दोस्त, 1700 से 1900 बताया है। आगे ये इनका मत है, किसके अनुसार है, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ईस्वी में इन्होंने ये बताया है, विक्रम संवत में इन्होंने ये बताया है, ये बात का ध्यान रखना। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करूं मेरे दोस्तों, 1700 से 1900 बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी मेरे दोस्त कितना बताया है, इन्होंने भी मेरे दोस्त 1700 से, इन्होंने भी कितना बताया मेरे दोस्त, इन्होंने भी 1700 से 1900 विक्रम संवत बताया है। आचार्य हैं ये भी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1700 से 1900 इनका है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1700 से 1900, नामदेव उत्तरकर ये भी 1700 1900 है। मिश्र बंधु ने बताया है 1681 से 1889। एफ ई के ने बताया 1550 से 1800। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बताया 1580 से 1692, और सूर्यकांत शास्त्री ने बताया 1500 से 800 1800, और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने बताया है 1600 से मेरे दोस्त, क्या बताया है इन्होंने, 1800। इन्होंने क्या बताया है, 1600 से मेरे दोस्त बताया इन्होंने 1800। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। देख लो, आपको सब मेरे दोस्त आप लोगों के लिए हैं। ठीक है, जो लोग पीएचडी किए हैं उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता। ठीक, आगे देखो, ये रहा चतुर्सेन शास्त्री, राम अवध द्विवेदी, शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर विजय कुमार शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर राम खेलावन पांडे, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र। इनके सबकी समयावधि मेरे दोस्त मैंने आप लोगों को बता दी है विधिवत तरीके से। तो ये समयावधि थी इनका मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है,
इतनी बात क्लियर हो गई। जो ईसा मसीह के समय से पहले की बात होती है वो मेरे दोस्त ईसवी आता है, जिसमें ईसा मसीह के बाद का समय जो होगा वो ईसवी आएगा, पहले का होगा वो विक्रम संवत आएगा, ऐसा कहा जाता है अंशिका। ठीक है भाई, तो उम्मीद करूंगा आज की कक्षा बड़ी बेहतरीन लगी होगी। और इतना बता दो मुझे कि आज नया मिला ना कंटेंट में, ये बता दो बस। आज कंटेंट में नया मिला या ना, बस इतना बता दो। कंटेंट में नया मिला ना आज? ऐसी मैं उम्मीद करूंगा बड़ा बेहतरीन नया मिला होगा, मुझे पता है, क्योंकि रातों को जाग जाग कर, रातों को उठ उठ कर हम जिनके लिए तैयारी करते हैं वो अपने घरों में, अपनी लाइब्रेरी में बड़े आराम से पढ़ते हैं। चलिएगा, मिलते हैं कल की कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।